और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। दीदी आप क्या कर रही हैं? शर्ट पर बटन लगा रही हूँ। प्रयास, धागे मत खराब करो। दीदी मैं धागा खराब नहीं कर रहा, मैं तो यह देख रहा हूँ कि कोई धागा तो आसानी से टूट रहा है और कोई मजबूत है। हाँ, क्योंकि ये सूती धागा है और यह पॉलिएस्टर धागा। दीदी पॉलिएस्टर के धागे और सूती धागे में क्या अंतर होता है? और क्या पॉलिएस्टर का धागा सूती धागे की अपेक्षा मजबूत होता है? क्या इनके गुणों में और भी अंतर होते हैं? अच्छा बैठो, आज मैं तुम्हें फाइबर्स के बारे में बताती हूँ। फाइबर्स? हाँ, फाइबर्स यानी रेशे। आप जो कपड़े पहनते हैं वह रेशों के बने होते हैं। यह रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे नेचुरल फाइबर्स और कृत्रिम रेशे सिंथेटिक फाइबर्स। प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे, ये क्या होते हैं? ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, जैसे सूत, ऊन और रेशम। और ऐसे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे या कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर। यह संश्लेषित रेशे रासायनिक पदार्थ की छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाए जाते हैं। अनेक छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई बनती है जो बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। इस प्रक्रिया को बहुलकीकरण अर्थात पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यानी संश्लेषित रेशे रासायनिक बहुलक है। हाँ प्रयास। तो क्या कपास बहुलक नहीं है? कपास भी एक बहुलक है जिसे सेलुलोज कहते हैं, जो ग्लूकोज इकाइयों के प्राकृतिक रूप से संयोजित होने पर बनता है, यानी यह एक प्राकृतिक बहुलक है। संश्लेषित रेशे कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य हैं रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, यह किस प्रकार के संश्लेषित रेशे हैं और यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? और हमें संश्लेषित रेशों की जरूरत क्यों है? क्या हमारे यहाँ प्राकृतिक रेशों की कोई कमी है? नहीं प्रयास, रेशम के बारे में तो तुम जानते ही हो। यह एक प्राकृतिक रेशा है। यह देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन महंगा भी। कई बार संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों से सस्ते होते हैं और आसानी से इनका रखरखाव किया जा सकता है। इसीलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने की कोशिश की गई। काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से जो रेशा प्राप्त हुआ वह देखने में रेशम की तरह ही चमकदार था। इसे ही कृत्रिम रेशम या रेयॉन कहा गया। यह रेशम से सस्ता है और इसे रेशम के रेशों के समान बुना भी जा सकता है। कपास के साथ मिलाकर इसकी चादरें बनाई जा सकती हैं और ऊन के साथ मिलाकर कालीन। इसे कई रंगों में रंगा भी जा सकता है, इसीलिए इसका उपयोग प्रचलित है। इसी प्रकार नायलॉन भी एक मानव निर्मित रेशा है।
वास्तव में सभी संश्लेषित रेशों का निर्माण पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, जिन्हें हम पेट्रो रसायन भी कहते हैं, उनसे विभिन्न प्रक्रमों द्वारा किया जाता है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का है। यह चमकीला है और धुलने में आसान है, इसीलिए यह कपड़ों के निर्माण के लिए बहुत प्रचलित है। पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का प्रयोग अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में करते हैं, जैसे जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग यानी शयन थैले और पर्दे आदि। अब हम एक अन्य मानव निर्मित रेशे के बारे में जानते हैं। यह है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एस्टर का एक बहुलक है, जिसे एस्टर यौगिक की इकाइयों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। इस रेशे के कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती। यह सरलता पूर्वक धुल जाता है। पॉलिएस्टर को अन्य तंतु के साथ भी बुना जा सकता है, जैसे पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण पॉलीकॉट कहलाता है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है, और टेरिलिन भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। पेट भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और न जाने कितनी अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। दीदी, यह तो ऊन की बनी हुई है और ऊन तो प्राकृतिक रेशा है। प्रयास, सभी शॉल और स्वेटर ऊन के नहीं बने होते। कुछ संश्लेषित रेशों से भी तैयार किए जाते हैं, जिन्हें एक्रिलिक कहते हैं। देखने में ये ऊन जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन ऊन काफी महंगी होती है और ये अपेक्षाकृत सस्ते। ये अलग अलग रंगों में बनाए जाते हैं और ये अधिक टिकाऊ भी होते हैं। इसीलिए एक्रिलिक अधिक लोकप्रिय है। लेकिन दीदी, हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? यह एक अच्छा प्रश्न है। हम इनकी पहचान इनका एक रेशा गर्म करके कर सकते हैं। वह कैसे? देखो, प्राकृतिक रेशों को जलाने पर राख बन जाती है। लेकिन संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं। दीदी, इससे तो तकलीफ होती होगी। हाँ, यह संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। अब मैं समझा, मम्मी रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं? तुम ठीक कह रहे हो। फिर भी यह संश्लेषित रेशे बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि यह शीघ्र सूखते हैं, यह टिकाऊ होते हैं, यह कम महंगे होते हैं, यह आसानी से उपलब्ध हैं और इनका रखरखाव भी आसान है। इसीलिए इनका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। दीदी, आप ये कैसे कह सकती हैं कि संश्लेषित रेशे जल्दी सूखते हैं? चलो करके देखते हैं। एक ही आकार के दो कपड़े के टुकड़े लेते हैं। एक सूती और एक संश्लेषित रेशे द्वारा निर्मित। अब दो प्लास्टिक के मग में
पानी लेते हैं, पानी की बराबर मात्रा। इनमें 5 मिनट के लिए इन कपड़े के टुकड़ों को अलग अलग भिगो देते हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं और कुछ मिनट के लिए धूप में फैला देते हैं। अब प्रत्येक पात्र में बचे हुए जल का आयतन देखो। दीदी, संश्लेषित रेशों ने सूती कपड़ों की अपेक्षा कम जल सोखा है। हाँ, संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा कम जल सोखते हैं, इसीलिए ये सूखने में भी कम समय लेते हैं। समझा। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित बहुलक है, जो अपने गुणों के कारण बहुत उपयोगी है। अब मैं तुम्हें एक और बहुलक के बारे में बताती हूँ, जो बहुत उपयोगी है, और वह है प्लास्टिक। क्या क्या? प्लास्टिक भी एक संश्लेषित बहुलक है? हाँ, प्लास्टिक भी एक बहुलक ही है, जिसे इकाइयों को रासायनिक रूप से जोड़कर बनाया जाता है। किसी प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था रेखीय होती है, तो किसी प्लास्टिक में क्रॉसबद्ध। अच्छा, लेकिन दीदी, प्लास्टिक की तो बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। इनफैक्ट हमारे चारों तरफ प्लास्टिक का सामान फैला हुआ है। पेन से लेकर मेज तक। हाँ, क्योंकि प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, यानी इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है। इसे पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। इसे पिघलाया जा सकता है। और इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है। इसे रंगा जा सकता है। इसकी तारें भी बनाई जा सकती हैं। इसीलिए इसके इतने उपयोग संभव हैं। प्रयास, जानते हो, पॉलीथीन भी प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है, जो एथीन की अनगिनत इकाइयों को जोड़कर बनाया जाता है। अच्छा, पॉलीथीन भी प्लास्टिक का उदाहरण है। हाँ प्रयास, पॉलीथीन भी प्लास्टिक का उदाहरण है। प्रयास, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के ही उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कॉपियों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। और कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं बैकेलाइट, मेलामाइन। बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसीलिए बिजली के स्विच,
विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम में लाया जाता है। मेलामाइन भी एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा अधिक क्षमता रखता है। इसीलिए इसका उपयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, अग्नि प्रतिरोधक कपड़े जैसे आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक चिरस्थायी है और इसके सामान का भार धातुओं की अपेक्षा हल्का होता है। यह प्रबल है और इसकी कीमत कम है। इसीलिए इसका प्रयोग खाद्य सामग्री के संचयन के लिए, कारों, वायुयान और अंतरिक्ष यानों और फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, इसीलिए उन्हें जंग नहीं लगता, यानी उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता। इसलिए इनका उपयोग रसायनों के संचयन के लिए भी किया जाता है, जैसे दवा की गोलियों को पैक करने के लिए, घावों को सीने वाले धागों के लिए, सिरिंज चिकित्सकों के दस्ताने और विभिन्न प्रकार के चिकित्सक यंत्र बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए इनका प्रयोग बिजली की तारों को ढकने के लिए और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे बनाने के लिए भी किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशेष बर्तन बनाने के लिए भी प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन भी एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है, जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं। इसलिए ये भोजन बनाने वाले पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है। दीदी, वाकई प्लास्टिक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी पदार्थ है। फिर इसके अत्यधिक प्रयोग के लिए मना क्यों किया जाता है, खास तौर पर पॉलिथीन की थैलियों के उपयोग पर? क्योंकि प्लास्टिक एक जैव अनिम्नकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ वह क्या होते हैं? वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते, उन्हें जैव अनिम्नकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहते हैं। और वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वे जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेते हैं, इसलिए यह पर्यावरण के दोस्त नहीं है। वास्तव में यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अच्छा। और हाँ, यदि हम इसे नष्ट करने के लिए जलाना भी चाहें, तो भी यह बहुत समय लेता है और विषैली गैसों का धुआं उत्सर्जित होता है। इसीलिए तो प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग में कमी करने की सलाह दी जा रही है। इसके प्रयोग के साथ 4R का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। 4R? हाँ, 4R। रिड्यूस यानी उपयोग कम करिए, रीयूज यानी पुनः उपयोग करिए, रिसाइकल यानी पुनः चक्रित करिए, जैसे थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रित करके उसमें रंग आदि मिलाकर उसका फिर से प्रयोग किया जाता है। और चौथा R है रिकवर यानी पुनः प्राप्त करिए। यानी इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। वेरी गुड।